अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर 1 क्लास 9th का मैथ है। हमारे पास क्लास 9th का मैथ है जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट 1 है। यूनिट 1 का नाम क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो ये जो चैप्टर 1 है इसको का जो पहला लेक्चर है, इसके कुछ लेक्चर पहले मैंने जो है ऑलरेडी अपलोड किए हैं, लेकिन वो कोई मतलब कंप्लीट नहीं थे। इसको अगेन दोबारा मैंने प्रॉपर सीक्वेंस से स्टार्ट किया, तो इसलिए इसका पहला लेक्चर है। इसलिए इसके बुनियादी चीज़ इस चैप्टर के बारे में जो है, इसके नेम जो है, मैट्रिसेस का क्या मतलब है, डिटरमिनेंट्स का क्या मतलब है, यानी जो बुनियादी चीज़ें हम साथ डिस्कस करके फिर इसको इसकी एक्सरसाइज 1 है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि मैट्रिसेस का मतलब क्या है, फिर हम डिटरमिनेंट को डिस्कस करते हैं। मैट्रिसेस जो है बेसिकली MATRIX, मैट्रिक्स का क्या है? प्लूरल है। यानी क्या है? मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, यानी सिंगुलर यानी अकेला। अगर कोई मैट्रिक्स होगा तो अकेला जो होगा हम उसे मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो मैट्रिसेस कहलाएंगे। यानी कि जो ये है ये प्लूरल है, ठीक है। मैट्रिक्स का प्लूरल जो है वो मैट्रिसेस है। तो आई होप कि ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि मैट्रिसेस का क्या मतलब है। तो मैट्रिक्स, अच्छा ठीक है, ये तो समझ आ गई कि भाई मैट्रिक्स जो है, मैट्रिसेस जो है ये मैट्रिक्स का क्या है? प्लूरल है। तो फिर मैट्रिसेस जो मैट्रिक्स है ये क्या चीज है? मैट्रिक्स जो है आपकी बुक के पेज नंबर 2 पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अब मैं आपको सादा अल्फाज में बताता हूँ कि हमारे पास कुछ रियल नंबर है। जैसे फर्स्ट मेरे पास 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, 1 है, 3 है। मैं चाहूँ तो उसको रिपीट, जैसे मैं 3 रिपीट करके मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। ये नंबर है हमारे पास, रियल नंबर है। इनको मैंने ऐसे लिखा है, और इसके साथ अगर मैं साइड पे क्या कर दूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूँ, तो ये क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इसका एक मैट्रिक्स, ठीक है। ये यूं भी हो सकता है, जैसे मेरे पास ये कोई बी है, वो यूं हो सकता है 3 4 2 1। अब ये भी एक मैट्रिक्स है। तो ये दोनों अगर प्लूरल के सेंस में तो ये मैट्रिसेस कहलाएंगे। अब इसमें यहाँ पर 4 जो है नंबर है इनसाइड इसके, और इसके में क्या है? 6 है। अब ये जो इसके अंदर नंबर होते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? एंट्रीज या एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। इसमें लिखिए एंट्रीज और एलिमेंट, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो नंबर है ऐसे जैसे 1 3 2 5 6 1 3, ये क्या है? इसकी एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं। इसी तरह 3 4 2 1 ये भी क्या है? एंट्रीज या एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक तो बात आ जाती है इसकी कि मैट्रिसेस या मैट्रिक्स क्या चीज है। सिंपल सी बात है, रियल नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब आप बंद करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि आगे हमने जो नेक्स्ट इसी के साथ अगला कंसेप्ट है वो है रो और कॉलम का मैट्रिक्स है। अब आपके पास ये जो इस तरह लिखे हुए हैं ये नंबर ऐसे, यानी 3 2 5, और इसी तरह ये जो नंबर लिखा हुआ है 6 1 3, इसको इन्हें क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है? रो है। और ये वाली भी क्या है? रो है, ठीक है। यानी R1 है और ये R2 है, ठीक है। यूं जो नंबर लिखे होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है। इसी तरह ये जो नंबर है ऐसे, अगर जो नंबर है ये 3 और 6 जो है ये मेरे पास क्या है? कॉलम है, कॉलम है। इसी तरह एक ये वाला भी मेरे पास क्या है? कॉलम हो गया। ये वाला तो मेरे पास क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो इसमें ये वाला क्या कहलाता है? C1। इसमें ये वाला भी कॉलम होता है C2, और ये वाला क्या कहलाता है? C3 हो गया। तो मैट्रिक्स की समझ आ गई, हमने पहले डिस्कस किया कि मैट्रिक्स क्या है। फिर हमने इसके इनसाइड जो नंबर है हमें पता है कि उनको हम एंट्रीज या फिर एलिमेंट कहते हैं। तो वो एंट्रीज या वो एलिमेंट या वो नंबर जो इस तरह लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और जो यूं लिखे होते हैं यूं, ये क्या कहलाते हैं? कॉलम। यानी 3 और 6 हमारे पास कॉलम है, 2 और 1 हमारे पास कॉलम है, 5 और 3 कॉलम है। 3 2 5 ये पूरा जो है एक लाइन ये हमारे पास रो कहलाएगी, और ये वाली भी 6 1 3 रो कहलाएगी। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि रो और कॉलम क्या होता है। फिर हमारे पास समझ आ जाता है कि ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी कि इसका जो ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर का मतलब होता है, कि जी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम,
यानी जितनी रो और जितने कॉलम होंगे वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। और इसको क्या कहा होता है, R बाय C, यानी रो बाय कॉलम। रो को पहले लिखा जाता है, कॉलम को बाद में लिखा जाता है। अब इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो देखो, एक ये वाली रो, 2 रो है, तो इसमें 2 बाय कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 2 बाय 3। तो इसका जो ऑर्डर है ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया, यानी 2 बाय 3, यानी 2 इसमें रो हैं और 3 इसमें कॉलम है। इसी तरह अगर फर्ज करें मैं एक और बना लूं नंबर 3 2 5 6 2 9 1 5 3। अब जैसे मैं ये लिखूं, अब इसका ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, इसका ऑर्डर मेरे पास 3 बाय 3 होगा। कैसे, क्यों, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ऐसे, ये एक पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, इनके R1 R2 R3। और अगर मैं कॉलम देखूं तो ये देखें ऐसे ऐसे, ये क्या होगा C1 यानी कॉलम 1, यूं C2, और ये देखो हमारे पास क्या हो गया C3। तो इसमें मेरे पास जो ऑर्डर मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 3 बाय 3, यानी 3 रो है, 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो ऐसे ये हो सकता है, इसका ऑर्डर यूं भी आप लिख सकते हो सकता है, यूं लिखो 2 5 3 6 1 9। अगर यूं लिखा है तो अब देखिए मेरे पास इसमें एक ये वाली रो है, एक ये वाली रो है और एक ये वाली क्या है रो है। तो 1 2 3 है, और इसमें देखिए ये वाला यहाँ पे कॉलम बनेगा, एक यहाँ पे, यानी एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम C1 C2। तो इसका ऑर्डर हमें क्या लिखेंगे, इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास आ जाएगा 3 बाय 2, यानी 3 रोज हैं। आप देख सकते हैं एक ये वाली रो, एक ये वाली रो, 2 और एक ये वाली रो, यानी 3 रोज 2 कॉलम। तो आप इसका ऐसे ऑर्डर जो है आपसे पूछा जाता है कि आप इसमें ऑर्डर बताएं, तो आप इस तरीके से क्या करते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई, ठीक है जी। उसके साथ नेक्स्ट यानी जो कंसेप्ट है, इसे 1.1 से पहले जो 1.1.3 है वो है इक्वल मैट्रिक्स। आई होप कि यहाँ तक हमने देखिए, इसमें हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने चेक किया कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स का प्लूरल होता है, तो सिंगुलर को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है कि जब भी कोई रियल नंबर होते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब उस मैट्रिक्स के अंदर वाले जो नंबर होते हैं उन्हें एंट्रीज कहा जाता है या एलिमेंट कहा जाता है। इस तरह जो लिखे होते हैं हॉरिजॉन्टल शक्ल में उन्हें क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। जो वर्टिकल शक्ल में जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें कॉलम कहा जाता है। फिर उसके बाद ऑर्डर का मतलब होता है कि एक जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं, यानी 3/3 का हो सकता है, 3/2 का हो सकता है, 2/3 का भी हो सकता है। मतलब आपके पास नंबर ऑफ 2/2 का भी हो सकता है। अगर यानी कि अगर सिर्फ एक और ब्रैकेट यहाँ लगा दो तो फिर 2/2 का यानी ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ तक तो आई होप कि समझ आ गया होगा जो चीज हमने डिस्कस की। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। और फिर हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ लिए हैं, फिर हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स की बात करता है, ठीक है। अगला कंसेप्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिए हमारे पास एक नंबर है, आपकी बुक में दिया हुआ है 1 3 4 और 2 बच्चे, वो कह रहा है कि ये ए है, सही। बी जो है उसने कुछ ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा सिंपलीफाई नहीं किया उसने, लिखा है 1 2 + 1 -4 2 4 -2। तो क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं है? तो असल में ये इसको ना उससे थोड़ा सा सिंपलीफाई होना है, तो इसको मैं नीचे सिंपलीफाई करके लिख देता हूँ। 1 ऐसे आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, -4 इसी तरह आ जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। अब आप देखिए मेरे पास ये a है 1 3 -4 और 2 है, और देख सकते हैं कि a और b दोनों में ये एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स है, a = b। अब देखिए इसमें हमारे पास आपकी बुक में पेज नंबर है हमारे पास 3, उसमें से दो चीजें नीचे कहते हैं वी सी दैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a = ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b। अब वो एक बात कर रहा है कि a b की जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। इसका मतलब ये है
अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको मैं यूं नहीं लिख सकते कि b इज इक्वल टू 1 3 माइनस 1। स्मॉल लेटर से आप मैट्रिक्स को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते, हमेशा इसका लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। ठीक, नंबर ऑफ यानी कि ऑर्डर इसका सेम है। ऑर्डर से ये बता रहे हैं कि इसमें देखें रो कितनी है, ये देखो एक रो ये और एक रो ये, यानी कि रो कितनी है 2 है, 2 बाय कॉलम कितने हैं, कॉलम की हमारे पास कितनी है जी 2 है। इसी में देखो दो रो और 2 बाय 2 है, दो रो और दो कॉलम है। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं देयर कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स का स्टूडेंट ये मतलब है कि इसकी पहली रो का पहला नंबर 1 है, इसकी पहली रो का पहला नंबर 1 है, इसकी पहली रो का दूसरा नंबर 3 है, इसका दूसरा नंबर क्या है 3 है, दूसरी रो का पहला नंबर 4 है, इसकी दूसरी रो का -4 है, इस दूसरी रो का पहला नंबर दूसरा नंबर 2 है, इसका नंबर 2 है। यानी कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब है कि इधर पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, इधर तीसरा तीसरे के इक्वल, चौथा चौथे के इक्वल। तो दूसरी बात है कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी जब इक्वल होते हैं तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कहलाते हैं। अब इसी तरह इसमें एक और एग्जांपल दे दी गया है कि L अगर इक्वल है 2 3 -1 और 2 के यहाँ पे क्या है -1 है और 2 के, और जो m है वो इक्वल है हमारे पास 2 और 3 के, और फिर क्या है -1 और -2 के। तो हम ये तो क्या, ये तो हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b है, लेकिन हम ये क्या कहेंगे कि L इज नॉट इक्वल टू m। L जो है वो m के इक्वल नहीं है, और उसकी रीजन क्या है, उसकी स्टूडेंट रीजन ये है कि देखो इसमें 2 2 3 3 -1 तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, जबकि यहाँ क्या है -2 है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू -2। तो इसलिए इसकी जो ऑर्डर तो इक्वल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि दो रो हैं, इसकी भी और इसकी भी दो रो है, इसकी भी दो रो है, कॉलम भी देखो दोनों के आपस में इक्वल है, लेकिन जो अंदर एलिमेंट है, एंट्रीज हैं, वो सेम नहीं है। वो इवन हो सकता है दो डिफरेंट हो सकता है इवन कि सिंगल भी जो एंट्री है वो डिफरेंट हो, तो वो कॉलम इक्वल नहीं होगा, यानी मैट्रिक्स होगा, इनफैक्ट मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, या 2 है या -2 है, इसलिए L M के इक्वल नहीं है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड थे एक्सरसाइज 1 पढ़ना वो हो गए कंप्लीट। अभी हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 1। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब तुमको जो पीछे इस रिलेटेड कांसेप्ट से इस कांसेप्ट को इसलिए मैंने पहले डिस्कस कर लिए थे, तो अब यहाँ पे हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। हमने क्या बताना है, यहाँ पर ऑर्डर बताना है। अब देखिए ऑर्डर का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने। ये देखें, ये ऐसे, ये मेरे पास एक R1 है, ये देखें एक और आ गया, ये मेरे पास क्या है R2 है। तो ऑर्डर में स्टूडेंट ने आपको क्या कहा है कि हम लिखते होते हैं, पहले रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं। तो रो हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो चलिए हेडिंग दे ध्यान रखें, ऑर्डर 2 बाय, अब देखो हम लिखेंगे कॉलम कितने हैं। तो जो कॉलम है हमारे पास, कॉलम स्टूडेंट हमारे पास ये देखें, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, यानी ये क्या होगा हमारे पास C1 और C2। तो कितनी रो होगी, 2 रो है तो 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 2 का। समझ आ रहा है? यही चीज हमारे पास यहाँ पर नहीं है कि इसमें हमारे पास देखो ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, यानी कि C1 और C2 2 कॉलम हो गए। और इसी तरह से देखिए हमारे पास क्या होगी, ये पहली रो ये दूसरी रो, तो इसमें ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया 2 बाय 2। ये ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 2 बाय 2। अब यहाँ पर बात समझिए, अब इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो ये देख सकते हैं आप, R एक रो है, दूसरी रो नहीं है, लेकिन कॉलम हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक ये सिंगल नंबर की एक कॉलम कंसीडर होगा। ठीक है, ये C1 है और ये क्या है C2 है। तो इसमें हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा जी, पहले रो लिखते होते हैं, रो कितनी है एक है तो 1, फिर बाय कॉलम कितने 2, तो हम क्या लिखेंगे 2, यानी 1 बाय 2, यानी एक रो और 2 कॉलम है हमारे पास। अब देखें इसमें क्या होगा, इसमें देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक R1 R2 R3, यानी एक सिंगल नंबर जो है वो भी एक रो ही कंसीडर होगा। इसी तरह कॉलम की बात करूं तो कॉलम ऐसे, कॉलम मेरे पास एक ही है, यानी पूरा का एक ही कॉलम में ये सारी वैल्यू आ रही है, इसलिए इसका जो ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट, ऑर्डर 3 बाय
3/1, यानी 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और कॉलम एक ही कॉलम है, ठीक है, एक ही कॉलम। तो इसका तो ऑर्डर क्लियर हो गया। तो अब देखिए इसमें मेरे पास देखिए कितनी रो है। अब आपको समझ आ गई कि ये सारी चीजें चले मैं ऐसे ही मार्कर से बना देता हूं ताकि आखिर में आपको क्लास में इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में समझना आसानी होगी। ये देखें जी एक रो, जल्दी जल्दी बना दी, दूसरी रो, ये तीसरी रो, यानी कि हमारे पास R1 R ये R है, ठीक है, R2 R3। अब कॉलम की बात कर लेते हैं। ये देखें पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, C1 C2। तो मेरे पास लास्ट में बस आपने ऑर्डर नहीं है, दे देंगे ऑर्डर इज इक्वल टू 3/2, यानी 3 रोज हैं और 2 कॉलम, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, लास्ट। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये देखिए ये मेरे पास क्या है, रो है R1, और अगर मैं कॉलम का जिक्र करूं तो यूं मेरे पास इसका ऐसे ही C1। तो इसमें मेरे पास ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर स्टूडेंट मेरे पास 1/1, यानी एक रो और एक कॉलम। तो अब इसमें देखें मेरे पास कितनी रो है स्टूडेंट, ये देखें ये मेरे पास पहली रो, ये मेरे पास दूसरी रो, ये मेरे पास तीसरी रो, यानी R1 R2 R3, ये यानी कि 3 रो है। अब अगर कॉलम का जिक्र करूं, कॉलम कितने हैं, ये देखिए C1 C2 C3। तो ऑर्डर मेरे पास आ गया स्टूडेंट 3/3, यानी 3 रो और 3 कॉलम। लास्ट में मेरे पास रहते हैं, ये देखिए R1 और ये वाला क्या हो गया R2, फिर आ गया जी कॉलम C1 C2 और C3। तो इस तरह मेरे पास जो ऑर्डर आ जाएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा ऑर्डर 2/3, यानी 2 रो हैं और 3 क्या है कॉलम है। तो इस तरीके से स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 से कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करें। अच्छा तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये उसने आपकी बुक में दे दिया है। ये जो आप इसमें रेड देख रहे हैं, ये रेड वो है यानी कि जिसमें चेंजिंग होने के बाद है, मतलब थोड़ी सी उसमें सिंप्लीफिकेशन करनी थी, उसने सिंप्लीफाई करके नहीं दिया होता। जैसे ये उसने दिया होता SC इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो डेफिनेटली हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 में से 2 निकालेंगे तो जो C है वो किस इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इस वाले को भी उसने सिंप्लीफाई नहीं करके दिया, हमें खुद करना पड़ेगा। 3 में से 1 या 2, 3 + 3 6, तो जो G है वो 2 और 6 के इक्वल है। अब इसी तरह J की बात करें, 2 + 2 4, 2 में से 2 गए 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2 आ गया, सही हो गया। अब ये देखें तो हमारे पास 3 हो गया, 3 + 2 क्या हो गया 5 हो गया। तो ये जो रेड है ये दरअसल एक I जो था वो चेंज हुआ है 3 5 में, C जो है वो 3 में चेंज हुआ है, G जो है वो 2 और 6 में, और J जो है 4 0 6 2। ये तो हमारे पास यानी कि पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की। अब देखिए कौन सा किसकी इक्वल है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि जो A है वो C की इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये साथ लॉजिक भी समझना है। अब देख सकते हैं A की वैल्यू किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है, C की वैल्यू 3 की इक्वल है, इसलिए A और C आपस में इक्वल है। B I की इक्वल है, देखो B I की इक्वल है, B की वैल्यू क्या है 3 5 की है, और जो I है वो भी सिंप्लीफाई होने के बाद 3 5 की इक्वल आ गया, इसलिए B और I आपस में इक्वल है, इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया। नेक्स्ट जो है E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू G, यानी कि E जो है क्या है 4 0 2 6 है और 6 2 है, और उसके बाद जी H 4 0 6 2 है, यानी जो इसकी एंट्रीज है वो भी वही इसकी एंट्रीज है। इसी तरह J की भी वही एंट्रीज है, यानी 4 0 6 2 4 0 6 2 4 0 6 2 सेम एंट्रीज हैं, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, तो आपस में ये इक्वल होंगे। इसलिए ये जो E है वो H और J ये तीनों आपस में इक्वल है, जो किसकी इक्वल है 4 0 6 2 के। लास्ट में F इज इक्वल टू J की इक्वल है। F जो है हमारे पास F जो है किसकी इक्वल है 2 और 6 की इक्वल है, और दूसरा हमारे पास G ये है सिंप्लीफाई होने के बाद 2 और 6 की इक्वल है, और F यानी F और G दोनों जो है 2 और 6 की इक्वल है, इसलिए F और G तो हो गए इक्वल। इसमें जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है D जो है वो ये वाला ये किसी की इक्वल नहीं है, थोड़ा वैसे मैंने लगा दिया, इसकी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्या पैसे व्यवस्था बना दें रेक्टेंगल से बना दिए, सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए कि ये बच जाता है जो किसी की इक्वल नहीं है। टोटल 10 है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 मतलब समहाउ एक कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल है, एक बच जाता है वो किसी के इक्वल नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 2 था वो इतना ही था। अभी हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, उसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी व्हिच सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। कि जो मैट्रिक्स के अंदर ये लाइक a प्लस b की इक्वेशन है, 4d माइनस c की इक्वेशन है, c माइनस 1 इक्वेशन है, कह रहा है कि इसको सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, फाइंड वैल्यू करनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, इसकी जो पहली एंट्री है इस मैट्रिक्स की, जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इक्वल का साइन है, ये आपस में इक्वल है, इसलिए हमारे पास देखेंगे लास्ट में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो आंसर और इसका ये आपस में दोनों इक्वल भी आ जाएंगे। इसलिए इसकी पहली एंट्री जो है a प्लस सी वो इक्वल आ जाएगी इसकी पहली एंट्री की, जो कि 0 है, इस हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं। इसकी जो दूसरी एंट्री है वो a प्लस सी है, a प्लस 2b है, जो कि इक्वल होगा इसकी दूसरी एंट्री की, जो कि -7 के इक्वल है। ये हमारे पास हुआ। अब इधर आ गए, ये यदि इसके अंदर सेकंड रो की बात करें तो उसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो c माइनस 1 है, जो कि इक्वल आएगी किसके, इस मैट्रिक्स की सेकंड रो की पहली एंट्री के, जो कि 3 है, उसकी इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन 3 आ जाएगी। ये हम सिंपल क्या कर रहे हैं, पहली रो की जो पहला नंबर है वो पहले एकदम इधर इस साइड पे पहली रो के पहले नंबर के इक्वल, इस मैट्रिक्स के अंदर जो पहली रो का सेकंड नंबर है वो इस मैट्रिक्स के अंदर जो पहली रो का सेकंड नंबर है वो उसकी इक्वल आ गया। इसी तरह इसमें जो सेकंड रो है उसका जो पहला नंबर है इस वाले मैट्रिक्स में वो इक्वल होगा इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट नंबर के इक्वल, जो इस वाली रो है उसके पहले नंबर के इक्वल होगा। अब ये देखिए इसका सेकंड नंबर है और इसका सेकंड नंबर है, तो इक्वल कर लें, 4d माइनस 6 इक्वल आ जाएगा 2d के। ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई थी। अब हमने स्टूडेंट हमने क्या करनी होगी, इसकी a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम वो वाली वैल्यू पिक करते हैं जहां से हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान हो। a b c d हमारे पास एक सेट वेरिएबल, तो आप देख सकते हैं कि c-1 जो है 3 की इक्वल है, हम इस इक्वेशन को पहले यूज करेंगे। उसकी रीजन ये है कि ये वाला 1 उधर जाके प्लस होगा तो c की वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू यहां पुट करेंगे, a की आ जाएगी और आगे हम इसका सॉल्व करते जाएंगे। तो यहां पे देखूंगा फ्रॉम 1, यानी मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, c-1 है, तो c-1 इक्वल पहले 3 का लिख के देखें, c इक्वल टू 3, ये जो -1 है उस तरफ जाके प्लस हो गया, तो c की वैल्यू हमारे पास 3 + 1 क्या आ गई, 4 आ गई। तो c हमारे पास जो वैल्यू आ गई c की वैल्यू 4, हम इसके लिख देते हैं कि पुट इन 1, यानी यही वैल्यू जो c की वैल्यू 4 आई है पुट इन 1 का है, यानी इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यही वैल्यू हम 1 में पुट कर रहे हैं। 1 हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि a प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो a हमारे पास कितना है 4 है, तो ये देखिए मैंने 4 लिखा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब c इधर ही रहेगा, ये जो 4 है ये उधर जाके -4 की इक्वल हो जाएगा, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू भी आ गई है। अब इसी जो वैल्यू है c की, अभी मैं क्या करता हूँ बल्कि जो सॉरी मैंने गलत पुट कर दिया, c की वैल्यू आई थी, ये वैल्यू देख सकते ये a प्लस देखें 4 है, क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू नहीं आई है, c की वैल्यू आई है, जिसको मैंने 1 में पुट किया। तो ये देखो मेरे पास ये क्या आ गया, a आ गया। अब इस a को मैं पुट कर दूंगा, पुट इन 2। अब मैं इसे 2 इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, तो यहां क्या लिखा हुआ a, अब मैं बल्कि यहां 2 इक्वेशन लिख देता हूं, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 है, तो a की जगह देखो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये 2b इधर ही रहेगा, ये जो -7 है ये जो उधर रहेगा, तो ये -4 जब उस तरफ जाएगा तो +4 आ जाएगा, तो 2b इज इक्वल आ जाएगा 4, 7 में से 4 गए तो किसी कितने बचेगा 3, क्योंकि 7 बड़ा है, 4 से इसलिए जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन लगाना है, तो b इक्वल आ जाएगा कि -3, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इसके नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई c b की। अब a b c की वैल्यू आ गई d की, तो अब d देखिए यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर देखें तो 4d - 6 = 2d, यानी इस पूरी इक्वेशन में a की वेरिएबल है लेफ्ट राइट में, यानी इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ d वेरिएबल है, कोई दो वेरिएबल नहीं है। जैसे यहाँ पर a और b दो वेरिएबल थे, a और c दो वेरिएबल थे, इसलिए यहाँ मुझे किसी वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल क्या करना है, क्या लिखूंगा, फ्रॉम कौन सी 4। तो अब मेरे पास 4 कुछ ऐसे है स्टूडेंट, 4d - 6 = 2d। ये देखिए मेरे पास जो वैल्यू 4 थी मैंने एज इट इज यहाँ लिख दी। अब क्या होगा, 4d ये जो 2d है इसको इधर ले आएंगे, जब इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो -6 है उधर जाके +6 हो जाएगा। 4 में से 2 गए तो पीछे कितने बचे, 2d, और यहाँ क्या आ गया +6, तो d = 6
डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 3 6, तो b की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो यूं स्टूडेंट मेरे पास a b c d यानी ये चारों वैल्यू मेरे पास आ गई है। ये देखें a की वैल्यू c की वैल्यू है, ये देखिए ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू और लास्ट में मेरे पास d की वैल्यू है। ये इसलिए मैंने से हाईलाइट कर दी ताकि आपको पता चले सारी वैल्यू आ गई। अब अगर हम वैल्यू देखें, मैं पुट करूंगा यहाँ पर तो देखिएगा कि सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कैसे। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, a + c लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, a की जगह मेरे पास क्या पुट करूँगा, -4। अब क्या है c की वैल्यू मेरे पास क्या है, +4 है, तो देखो मैंने +4 लिख दिया। आगे क्या है a की जगह मेरे पास -4 है, प्लस क्या है 2, b मेरे पास कितना आया है, b मेरे पास क्या है -3/2 आया है, b की जगह मैं क्या लिखूंगा, -3/2 लिख दूंगा। आगे इस वाले c की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 आएगी, मैं 4 लिख दूंगा, माइनस ये देखो c की जगह मैंने 4 लिखा, माइनस वाले से आ गया 4 लिख दिया। अब क्या है d, ये देखिए d की जगह मैं क्या लिखूंगा 3, तो देखो 3 लिख दिया, माइनस क्या है 6 है, देखो मैंने 6 लिख दिया। ठीक, अब इसको मैं से और दूसरी तरफ देखो मेरे पास स्टूडेंट क्या है 0 -7 3 और 2d है। ठीक हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, 4 में से 4 गया तो 0 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा। अब ये वाला जो 2 है 2 से कट गया तो क्या आ जाएगा -4, ये देखिए प्लस माइनस -3 4 ऐसे हो गया, 4 3 कितना हो गया 12 और -6, और ये वाला इसी तरह लिखते हैं 0 -7 3 और एक सेकंड क्या है 2d है, इसकी दूसरी तरफ 2d। अच्छा सही है, तो इसमें 2d की जगह वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू हमारे पास क्या है d है 3, तो इधर मैंने क्या पुट करना था 3, तो देखो मैं 3 पुट कर देता हूं, तो 3 2 जा क्या आ जाएगा 6। तो अब देखिए स्टूडेंट सिंपलीफाई करें तो मेरे पास दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, 0 3 -7 6 और इक्वल का साइन इसी तरह आ गया। अब देखो 0 -7 और 3 और 6, तो उसने क्या करा फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d, a b c d की वैल्यू फाइंड करो, हमने कर ली। नेक्स्ट है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, कि मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो मैट्रिक्स इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करें कि जब आप उसको वैल्यू वहां पर पुट करते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने इस लेक्चर के शुरू में आपको बताया था, जो इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट थे शुरू के, वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए। तो उसमें यही होता है कि मैट्रिक्स तभी आपस में इक्वल होते हैं जब उनकी नंबर ऑफ रोज भी इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल होते हैं और एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। देखिए 0 -7 0 -7 3 3 6 6 तो इक्वल आ गए। तो जो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।